हेलो स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं आज कॉन्स्टिट्यूशन के उन लैंडमार्क केस लॉस के बारे में है जिनके बिना कॉन्स्टिट्यूशन अधूरा है। तो आइए पहले केस लॉ को देते हैं, जो कि है ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जो कि आया था 1950 में। यहाँ पे जो ए गोपालन थे वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे, ठीक है, जिन्हें डिटेन कर लिया गया था प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 के अंडर। फिर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 32 में अपनी हाइबिस कॉर्पस की रिट डाली। ये आपको सभी पता होगा कि हाइबिस कॉर्पस की रिट क्यों डालते हैं, किसी भी डिटेंशन की लीगैलिटी को चेक करने के लिए। यहाँ पे इन्होंने ग्राउंड्स रखे कि जो इनका डिटेंशन है वो आर्टिकल 13, 19, 21 और आर्टिकल 22 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में इलीगल है। तब यहाँ पर कोर्ट ने अपने जजमेंट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई जो आपके आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट के 13, 19, 21, 22 में अंदर आपका डिटेंशन इलीगल नहीं है, क्योंकि आपके डिटेंशन में पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? अंडर द प्रोविजन ऑफ द प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, इफ द डिटेंशन वाज एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जो प्रोसीजर कौन सा? जो कि एस्टैब्लिश किया गया है बाय द लॉ। आपको यहाँ आर्टिकल 21 के अंदर सारे प्रोसीजर को फॉलो किया गया और ये बताया गया था आपके डिटेंशन से पहले कि भाई आप अपनी पसंद के वकील को चुन सकते हैं और आपको मजिस्ट्रेट के अंदर आपको 24 घंटे के अंदर लेके आया गया। तो यहाँ पे उन सारे प्रोसीजर को फॉलो किया गया, तो आपका डिटेंशन इलीगल नहीं है। आइए नेक्स्ट केस के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट केस आता है आपका रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस। इसमें रोमेश थापर जो थे वो एक कम्युनिस्ट थे, जो कि रन करते थे एक मैगजीन जिसका नाम था क्रॉसरोड्स। ये अक्सर अपनी मैगजीन में नेहरू जी के जो पॉलिसीज होती थी उनको क्रिटिसाइज किया करते थे। ठीक है, ये फिर जो मद्रास गवर्नमेंट थी, इनकी जो मैगजीन थी, उसने क्या किया कि जो उसको प्रोहिबिट कर दिया। किसके अंडर? जो आपका मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट था उसके सेक्शन 91A के अंदर इनकी जो मैगजीन थी उसको क्या कर दिया? उसको प्रोहिबिट कर दिया। अब कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि भाई जो पिटिशनर है, कौन? रोमेश थापर, was free to approach the Supreme Court for the enforcement of his fundamental rights without approaching the High Courts first। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? इनके फंडामेंटल राइट क्या वायलेशन हो रहा है। तो ये यहाँ पे अपना जो राइट है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने का, उसको अप्रोच करने का, उसको फॉलो कर सकते हैं हाई कोर्ट में जाने से पहले। एंड सेक्शन 91A वाज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)A। तो भाई ये जो मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट का सेक्शन 91A है वो वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)A को। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ आइडियाज दैट कैन ओनली बी इंश्योर्ड बाय द सर्कुलेशन। कहने का ये मतलब है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो सिर्फ अपने तथ्यों को, अपनी बात को रखने के लिए ही नहीं है, बल्कि उसको सर्कुलेट भी किया जा सकता है। वो राइट देता है फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ आइडियाज को भी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इनकी मैगजीन थी उसको प्रोहिबिट किया था। मद्रास गवर्नमेंट ने अपने मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट के सेक्शन 91A के अंदर उसको क्या बताया? उसको बताया कि भाई ये इनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट केस पे। अगला केस आता है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि आया 1951 के अंडर। क्या कहा गया? जब इस केस में ये हुआ कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस था, जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब गवर्नमेंट ने ब्रॉड किया लैंड रिफॉर्म एक्ट। ठीक, अब यहाँ पे लैंड रिफॉर्म एक्ट के बाद क्या हुआ? जमींदारों की जमीन सरकार के पास जाने लगी। तो भाई जमींदार ने अप्रोच किया कोर्ट में कि भाई यहाँ पे इनके फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी का राइट है, उसका वायलेशन हो रहा है। फिर कोर्ट ने जो भाई, अब स्टेट हाई कोर्ट के पास जनरली वो गए, तो वहां पे कहा हाई कोर्ट ने माना कि हाँ इनके जो फंडामेंटल अफेयर्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट कोई भी जो लैंड से रिलेटेड एक्ट्स लेके आती थी उनको क्या कर देती थी? उनको मेलिफाई कर देती, यानी खत्म कर देती। ठीक, देन फिर सरकार इससे तो बहुत परेशान। फिर सरकार ने एक एक्ट पास किया कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट करके, जो कि पहला अमेंडमेंट कब आया था? 1951 के अंडर। ठीक है, तो न्यू आर्टिकल उसमें क्या किया गया? इंसर्ट किया गया। कौन सा? आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B।
अब आर्टिकल 31B में क्या लिखा गया कि 9 शेड्यूल के अंदर जो भी गवर्नमेंट एक्ट को लेकर आएगी उसमें कोई भी कोर्ट या कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ठीक है। देन फिर जजमेंट क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई सुप्रीम कोर्ट कंटेंडेड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई शंकरी प्रसाद ने क्या कहा कोर्ट ने, इससे भी रिलेटेड आपके प्री के क्वेश्चन खैर बनते हैं। तो कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो आपका पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को और साथ ही साथ एफआरस को भी। और कहा कि आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31B डू नॉट वायलेट एनी प्रोविजन ऑफ एफआर। तो जो आर्टिकल 31A है, आर्टिकल 31B है जिसमें बात कही गई है, वो एफआर के किसी भी प्रोविजन को वायलेट नहीं करती है। आखिरी में क्या कहा, हेंस फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ एक्ट 1951 इज वैलिड। कोर्ट ने कहा कि भाई जो फर्स्ट अमेंडमेंट लाया गया 1951 के अंदर वो वैलिड होता है, वो किसी भी एफआर को वायलेट नहीं करता है, ना ही आर्टिकल 31, 31B में जो भी बात कही गई है उसको, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस बात करता है बेरूबारी यूनियन केस जो कि है 1960 का। अब इसमें जो बेरूबारी था, इसमें जो बेरूबारी था ये क्षेत्र था भारत का, लेकिन पाकिस्तान इसमें हमेशा क्लेम किया करता था, है ना। फिर इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि भाई हम अपना बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को दे देंगे। लेकिन दिस केस वाज रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्स पावर टू ट्रांसफर द टेरिटरी टू बेरूबारी पाकिस्तान। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये मेंशन है कि हम अपनी टेरिटरी को इंटरनेशनल कंट्रीज को दे सकते हैं या फॉरेन कंट्रीज को दे सकते हैं? नहीं। आर्टिकल 3 के अंदर ये कहा गया है कि पार्लियामेंट अपने किसी भी स्टेट के टेरिटरी में चेंजेस कर सकती है या दो स्टेट को काट के एक स्टेट बना सकती है, लेकिन ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि वो अपने ही क्षेत्र को फॉरेन कंट्रीज को दे सकती है। तो यहाँ पे बेरूबारी नहीं दिया जा सकता था पाकिस्तान को। देन उसके बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन, ये तो कर लिया उन्होंने, फिर इसके बिहाफ में क्या हुआ, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए नेहरू नून अग्रीमेंट आया। क्या आया? नेहरू नून अग्रीमेंट आया। हेंस अब नेहरू नून अग्रीमेंट के द्वारा भी क्या नहीं किया जा सकता था, उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता क्योंकि आर्टिकल 3 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तब आया भाई 9th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जो कि पास किया गया इस अग्रीमेंट को इन्फोर्स कराने के लिए, क्योंकि ये तभी पास हो सकता था, ये तभी ट्रांसफर किया जा सकता था जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब जजमेंट क्या आया कि इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड, मतलब इन्होंने ये 9th अमेंडमेंट एक्ट तो पास किया ही, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और भी इसमें कहा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के पर्सपेक्टिव से। क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो आपका प्रीएम्बल है वो क्या नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, एंड देयरफॉर कांट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के उसी पार्ट को अमेंड कर सकती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन भाई यहाँ पे क्या कहा गया कि प्रीएम्बल पार्टी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको अमेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि आया 1967 में। अब ये जो गोलकनाथ थी, ये जो फैमिली थी, इनके पास 500 एकड़ जमीन थी जो कि पंजाब में थी, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट, मतलब जो पंजाब का लैंड लिमिटेशन एक्ट था जिसको क्या कहा जाता था, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट, ठीक है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिलती थी पावर कि एक जो लिमिटेड एकड़ जमीन है वो क्या होगी, वो जिनकी जमीन है उनके पास रहेगी, यानी कि गोलकनाथ की जो 500 एकड़ जमीन है इसमें कुछ जमीन उनके पास रहेगी जितना अलाउ है सरकार की तरफ से, बाकी एकड़ की जमीन जो कहाँ चली जाएगी, वो सरकार के पास चली जाएगी, यानी कि सरप्लस उसके पास हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे गोलकनाथ ने कहा कि जो ये क्या था कि इसका ये जो लैंड लिमिटेशन एक्ट था वो क्या हुआ था, 17 अमेंडमेंट के अंदर उसका 17 अमेंडमेंट को करके 9 शेड्यूल में लैंड एक्ट्स को डाल दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे एफआर का क्या कर रहा है, वॉयलेशन कर रहा है। तो यहाँ पे किसको चैलेंज किया गया, 17 अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया इस केस लॉ में। अब यहाँ पे एक और इशू इवॉल्व हुआ, द इशू इवॉल्व वर वेदर अमेंडमेंट इज अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। कहा गया कि भैया ये जो हम अमेंडमेंट कर रहे हैं क्या आर्टिकल 13 के अंडर इसको भी लॉ मानेंगे, एंड
वेदर एफआर कैन बी अमेंडमेंट और नॉट। शंकरी प्रसाद में क्या कहा गया था कि एफआर को भी अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो गया, क्या एफआर अमेंड किए जा सकते हैं? तब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भैया पार्लियामेंट कांट अमेंड एफआर्स। शंकरी प्रसाद का केस क्या हो गया, पलट गया। यहाँ पे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया ये जो पार्लियामेंट है ये एफआर्स को क्या नहीं कर सकती है, अमेंड नहीं कर सकती है। अगला क्या आया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज एन ऑर्डिनरी लॉ अंडर आर्टिकल 13। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट होते हैं उनको भी हम लॉ मानेंगे, कहाँ पे, आर्टिकल 13 के अंदर, क्योंकि लॉ को कहाँ डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 13 के अंदर, ठीक है। तो होप सो ये आपको केस लॉ सीरीज पूरी तरीके से समझ आई होगी। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से लैंडमार्क केसेस की सीरीज हम लाते रहेंगे। तो फॉलो आवर चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।